आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11 साल की हुई एनडीए सरकार, पीएम मोदी बोले निष्ठा और सेवा भाव के साथ देश की उम्मीदों के नए पंख लिए। मुंबई में दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से पटरी पर गिरे 8 यात्रियों की मौत। उदित राज का आरोप, कहा भाजपा की मुट्ठी में है चुनाव आयोग। नक्सलियों के हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद, आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे 4 पुलिसकर्मी। कातिलों और सोनम ने मिलकर किया था श्रीलंका प्लान, कत्ल के बाद सभी ट्रेन से निकले, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। ग्रेटा थनबर्ग के साथ बोट से गाजा जा रहे थे कई इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, इजराइल ने रास्ते में ही कब्जे में लिया। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के तहत पिछले 11 सालों में भारत में आए बदलाव पर प्रकाश डाला। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भागीदारी के जरिए सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान देने से तमाम क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने गति, पैमाने और संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मित्रों, जैसा कि अभी अनिल बल्लू जी ने जो आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि उन्हें पिछले 11 साल में किए गए काम का हिसाब देश के सामने रखना चाहिए। उन्हें बेवजह की बातें नहीं करना चाहिए और तथ्यों के बारे में बात करनी चाहिए। 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसका लेखा जोखा देश के सामने रखना चाहिए, और लेखा जोखा जब रखेंगे तब हवाई बातें ना करे, तो तथ्य के साथ बातें करे। कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो लोकमान्य है, वो तांत्रिकता के साथ उस पर ही पूरे वर्ल्ड का कारोबार चलता है, जिसके वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो और तमाम जो संगठना चलती है, तो वही मापदंड के साथ वो अपना चिट्ठा खोले। 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था भारत का, आज कितना है, उस वक्त जीडीपी का
जो ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, आज कितना है, हंगर जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं, किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के कारण कितना अतिरिक्त जो भार है वो किसान पे पड़ा है, ये सारा वो रखे। और उसके साथ साथ 14 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का उनका वादा था, उसका क्या हुआ। उस हिसाब से अभी तक यदि हम 11 साल का हिसाब लगाए तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ जनरेट हुई, ये वो बताएं। 100 जो शहर है उसको स्मार्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी, वो सौगात दी थी। वो 100 कौन से जिले गांव है, शहर है कि जिसको उन्होंने स्मार्ट बना दिया है, वो बताएं। उसके बाद में कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले, ये बताएं। किसान की जो आय है उसको दुगना करने की बात है, लागत मूल्य से 1.5 गुना फसल को गारंटेड दाम देने की बात थी, उसका क्या हुआ। स्वामीनाथन आयोग जो लागू करने की बात थी वो कहां तक गई। पेट्रोल 35 रुपए किलो लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। डीजल 25 रुपए लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। सिलेंडर जो है वो 100 रुपए में मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। ये तमाम बातें भी वो उसके साथ बताए तो उनकी डंडोरा पीटने का कोई मतलब रहेगा, अन्यथा ये विफलता से परिपूर्ण और देश को पीछे लेके जाने वाला एक कार्यकाल, ये जो तथ्य है उस जनता के सामने आज आ जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में आज सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां लोकल ट्रेन से गिरकर 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। यह हादसा ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुआ। ये सभी ट्रेन के गेट पर बैठे थे। कहा जा रहा है कि ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण यह हादसा हुआ है। सुबह के वक्त में भीड़ नहीं होती, ये बहुत ताजुब की बात है कि दोनों कितने लोग थे कि फुटबॉल क्रू ट्रैवल कर रहे थे, आमतौर पर डाउन में नहीं होती। देखिए कई बार ऐसा भी हमारे नजर में आया हुआ है कि जगह होने के बावजूद भी यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे या बाहर की ट्रेन के दरवाजे के पास में ट्रैवल करना या यात्रा करना पसंद करते हैं। उसकी हो सकता है अलग अलग वजह हो, लेकिन कई बार ट्रेन में यात्रा होने के बावजूद भी यात्री वहां पे यात्रा करते हैं। क्या आपको गार्ड ने ये जानकारी दी है कि ट्रेन उतनी पैक नहीं थी? नहीं, कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दास लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहां पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुंचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहां पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आपके पास सीसीटीवी उपलब्ध होंगे? देखिए ये जो लगे हुए थे कोचेस में, अगर वो लगे होते हैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो भी ये जानकारी मिल सकती है कि ओवर क्राउडेड थी आपकी ट्रेन। देखिए ये जो सीसीटीवी होते हैं, ये आपके महिला डब्बों के अंदर सीसीटीवी होते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास में ट्रेन स्थानक के ऊपर कुछ होते हैं तो वहां पे सीसीटीवी की उपलब्धता होती है। एन रूट या सेक्शन के बीच में सीसीटीवी की उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन आज जैसा आपने बताया है, बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन क्राउडेड थी, कौन सी ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे। क्योंकि एक डब्बे के ऊपर से दूसरे डब्बे की जानकारी या अंदाजा लगा जा सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों को जब तक उसी डब्बे का फुटेज अपने पास उपलब्ध नहीं है तब तक नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने महाराष्ट्र में धांधली करके चुनाव जीता है और चुनाव आयोग भी उनकी मुट्ठी में है, उसी भरोसे वे ऐसी जीत की बात कर रहे हैं, वरना उनके पास कोई ऐसी ठोस बुनियाद नहीं है। तमिलनाडु में भी उन्होंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन नाकाम रहे। जिस तरह से महाराष्ट्र में धांधली से चुनाव जीते हैं और चुनाव आयोग इनके मुट्ठी में है, उसी दम पर ऐसी जीत की बात कह रहे हैं, वरना क्या आधार है इनका। तमिलनाडु में सब कुछ अपना करके देख लिया। और एक बात है, दूसरी बात है कि जो दक्षिण भारत में बीजेपी आरएसएस सफल इसलिए नहीं हो पा रही है कि वहां पर समाज सुधार के आंदोलन बहुत पहले हो चुके हैं। तो
जब तक कि कोई ईवीएम और वोटर लिस्ट में हेराफेरी या वोट को बढ़ोतरी कराना, फर्जी वोट डलवाना, ये सब बातें नहीं होती तो ये दौर की कौड़ी है कि बीजेपी तमिलनाडु जैसे प्रदेश में कोई जगह बना पाए या बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा पाए। और बंगाल में भी मुझे तो नहीं लगता, हालांकि जो बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ओरिजिनली बीजेपी के नहीं हैं, ओरिजिनली या तो लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, क्योंकि अपनी बचत के लिए, रक्षा के लिए बीजेपी के शरण में वहां गए हैं। और जिस दिन बीजेपी केंद्र में नहीं रहेगी, बंगाल में इनका सफूरा साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी विस्फोट की चपेट में आकर एडिशनल एसपी आकाश राव की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये विस्फोट उस समय हुआ जब आकाश राव कोंटा एयरवार मार्ग पर डोंडरा के पास पैदल गश्त करने पर निकले थे। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर, ये घटना के पीछे क्या, कौन से लोग हैं, सर्चिंग क्या जारी है, किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस लॉन्च करेगी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। एक तरफ नक्सल मोर्चे पर सरकार काम करी है, ऐसे में ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है। सब एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। बातचीत होगी सरकार की तरफ। देश भर में एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा बढ़ रहा है। कई राज्यों में कोविड के केस की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्टिव मामलों की संख्या आज सुबह 10 बजे तक 6,491 हो गई। वहीं बीते 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोई कोविड-19 से संबंधित मौत नहीं हुई है। कोविड का डर हर राज्य में मंडरा रहा है। एक्टिव केस की बात करें तो सबसे ज्यादा केस इस समय केरल में सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में इस समय सबसे ज्यादा केस है। एक्टिव केस 1957 तक पहुंच चुके हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में लगभग 42 ताज़ा कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को 17 कोविड के नए मामले सामने आए। आज की बात करें तो महाराष्ट्र में 607 एक्टिव केस हैं। वहीं आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राहत की बात यह है कि आज सुबह देश भर में 624 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोविड-19 से आज एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं रविवार की बात करें तो देश भर में 6 मौतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक मरीज सिर्फ कोविड से ही नहीं पीड़ित थे, बल्कि वो और भी बीमारियों से पीड़ित थे। दिल्ली में झुग्गियों के तोड़े जाने को लेकर राजधानी में सियासत तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से कहा गया है कि झुग्गियों का ध्वस्तीकरण कोर्ट के आदेश की वजह से कराया जा रहा है, जबकि आपका कहना है कि भाजपा सरकार का जहां झुग्गी वहां मकान का वादा अन्य कई वादों की तरह खोखला साबित हुआ है। आप सड़क से लेकर संसद तक झुग्गीवासियों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीब दिल्ली के झुग्गी वासियों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे वादा था, जहां झुग्गी वहां मकान। बिना मकान दिए आप झुग्गी नहीं तोड़ सकते और कोई कोर्ट हिंदुस्तान का आपको इसके लिए मना नहीं कर रहा। कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किए हैं, आपको कौन रोक रहा है? कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में आप झुग्गी नहीं उजाड़ सकते। पहले मकान दीजिए, फिर झुग्गी उजाड़िए। और दिल्ली की तमाम झुग्गी वालों ने, गरीब लोगों ने ये फैसला किया है
कि 29 जून को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पे हम सब लोग। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बेंगलुरु, प्रयागराज रेलवे स्टेशन या कोई धार्मिक आयोजन हो, इस सब के लिए एसओपी विकसित करना होगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन के पास यदि भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो आपका भीड़ बुलाने का कोई दायित्व नहीं है। देखिए, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ मिसरीडिंग है। त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन जो मैंने पहले दिन कहा था आज भी कहूँगा, बेंगलुरु हो, प्रयागराज हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, उत्तर प्रदेश में हाथरस में, एसओपी विकसित करनी होगी। किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, अगर भीड़ नियंत्रण के आपके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, आपको भीड़ बुलाने की कोई, मैं समझता हूं कि आपका दायित्व नहीं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर जवाब है कि हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और बिहार की सभी सीटों पर लड़ूंगा। बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर के 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने की फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार पर और बिहारी पर 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी खुद इस साजिश में शामिल थी और उसने कातिलों के साथ मिलकर शिलांग जाने की योजना बनाई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम और बाकी आरोपी एक साथ ट्रेन से वापस लौटे। पूरे ट्रिप की योजना पहले से तय की गई थी। अपडेट क्या है? देखिए, घटना 11 मई को शादी हुई थी, वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से, गुवाहाटी के से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से, और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए, उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहां चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं, उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई, जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफी ज्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेज से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 109
103 सेक्शन 103, 309, 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात की गई और बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि अंदेशा था कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, तो लगातार सर्चिंग अभियान को और तेज किया गया। तभी ऐसी खबर आई शिलोंग पुलिस के द्वारा कि एक यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। ये कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कल शाम को ही यहाँ पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत, इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन यस इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को रोक दिया है। आज सुबह इजराइल की स्पीड बोट ने ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज को अपने कंट्रोल में लिया। इजरायली सैनिकों के जहाज पर पहुंचने के बाद ग्रेटा और उनके साथ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी में निपटने के लिए लाइफ जैकेट पहन लिए थे। इजराइल ने जिस जहाज को कब्जे में लिया है वो गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। इसमें कुल 12 लोग सवार थे। ग्रेटा थनबर्ग ने इजरायली कार्रवाई से पहले वीडियो जारी कर मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना ने उन्हें किडनैप कर लिया है और सभी को उनकी रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाना चाहिए। इजरायली सेना की तरफ से उन्हें हिरासत में ले जाने के बाद सैंडविच और पानी दिया गया। ग्रेटा का जहाज 1 तारीख को इटली के सिसिली द्वीप से गाजा के लिए रवाना हुआ था। उनके साथ इस जहाज में 12 अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। गाजा के लिए रवाना होने से पहले ग्रेटा ने कहा था कि अगर इंसानियत में उम्मीद बची है तो हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठानी होगी। ग्रेटा और उनकी टीम गाजा के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर लेकर जा रहे थे। हालांकि इजरायली सैनिकों ने उन्हें पहले ही रोक दिया। ग्रेटा को एक दिन पहले ही इजराइल ने उन्हें गाजा में न जाने की सलाह दी थी। इजराइल ने साफ कहा था कि वे इजरायली सेना ग्रेटा और उनके साथियों को गाजा की सीमा में घुसने नहीं देगी। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हिरासत में ले लिया जाएगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।